नमस्कार, वेलकम टू पर्व स्टडी जोन। आज के इस वीडियो हम भारत के राष्ट्रपति के पद के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, उन्हें शपथ कैसे दिलाई जाती है, उनके पास शक्तियाँ क्या हैं और उन्हें हटाया कैसे जा सकता है। इस पूरी प्रोसेस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि संविधान के भाग 5 में राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 52 में किया गया है। दूसरा पॉइंट है कि राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होगा। इसका वर्णन अनुच्छेद 53 में किया गया है। अब यहाँ पर वर्ड आया संघीय कार्यपालिका, तो इसमें क्या होता है ये आपको बताते हैं। संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, लोक सेवा आयोग, महान्यायवादी जिनको अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये सारे पद आते हैं और इनके प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। आगे देखते हैं। अब आपको बताते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है। तो सबसे पहला है कि राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। इसका वर्णन अनुच्छेद 55 में किया गया है। अब ये वर्ड आया एकल संक्रमणीय मत पद्धति, तो इसका क्या मतलब होता है। इसको आप सीधी लैंग्वेज में कहें तो ये प्रेफरेंस वाला चुनाव होता है। यानी कि मान लीजिए ए, बी और सी कोई 3 कैंडिडेट हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। आप चाहते हैं कि जो बी नंबर का कैंडिडेट है वो सबसे पहले राष्ट्रपति बने, फिर ए नंबर है वो प्रेफरेंस उसको आप 2 देते हैं कि ये दूसरे नंबर पे बन जाए, और सी जो है ये तीसरे नंबर पे बन जाए। फिर जब इन वोट्स की काउंटिंग करी जाती है तो जिसको सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है वही राष्ट्रपति बन जाते हैं। अब आपको बताते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं। सबसे पहले राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, फिर लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं और फिर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। साथ ही दिल्ली और पौंडीचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। अब यहाँ पर सोच रहे होंगे आपकी दिल्ली और पौंडीचेरी तो यूनियन टेरिटरी है, यहाँ विधानसभा कैसे। तो ये एक्सेप्शन है, यहाँ पर दिल्ली और पौंडीचेरी में विधानसभा है, इसलिए ये लोग भी राष्ट्रपति के चुनाव में अपना सहयोग देते हैं। आगे देखें। अगला पॉइंट है हमारा, राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचक मंडल में 50 प्रस्तावक होने चाहिए। यानी कि कोई भी कैंडिडेट जो राष्ट्रपति के पद के लिए खड़ा हो रहा है उसे 50 लोगों के द्वारा, उसके नाम को 50 लोगों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है। आगे देखें तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। इसका वर्णन अनुच्छेद 56 में किया गया है। अब आपको बताते हैं कि राष्ट्रपति के पद के लिए जो ज़रूरी योग्यताएं हैं वो कौन कौन सी हैं। पहले तो इसका वर्णन अनुच्छेद 58 में किया गया है। अब आपको बताते हैं कि ये योग्यताएं क्या हैं। पहला कि वो भारत का नागरिक हो। दूसरा कि वो उसकी न्यूनतम आयु जो है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। और भारत में राष्ट्रपति बनने की कोई लिमिट नहीं है कि कोई भी कितनी भी बार बन सकता है। आगे है वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वो किसी लाभ के पद पर ना हो, वो पागल या दिवालिया ना हो। आगे देखें। अब राष्ट्रपति बन गए तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा। तो राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। इसका वर्णन अनुच्छेद 60 में किया गया है। अब मान लीजिए राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना है तो कैसे हटाएंगे। तो राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया, जिसको इंग्लिश में इम्पीचमेंट प्रोसेस बोलते हैं, इसके द्वारा हटाया जाता है। इसका वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है। अब आगे देखें तो महाभियोग लगाने का संकल्प संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। यानी महाभियोग का जो प्रस्ताव है
वो चाहो तो आप पहले राज्यसभा में लाया जा सकता है और चाहे तो लोकसभा में लाया जा सकता है। आगे है कि हस्तलिखित आरोप पत्र 2/3 सदस्यों द्वारा पारित होना चाहिए, यानी कि ये जो प्रस्ताव है महाभियोग का, ये जिस भी सदन में लाया जाए उसके 2/3 सदस्यों के द्वारा इसका पारित किया जाना आवश्यक है। और ये प्रस्ताव लाने के 14 दिन पहले राष्ट्रपति को लिखित सूचना देना आवश्यक है। आगे देखते हैं। अब मान लीजिए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लग गया, तो अब वो अपना त्यागपत्र किसे देंगे? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। अब राष्ट्रपति का पद खाली होने पर उपराष्ट्रपति 6 महीने के लिए इस पद को संभाल सकते हैं। इसका वर्णन अनुच्छेद 62 में किया गया है। अब ये जो 6 महीने हैं, इन्हीं 6 महीने में दोबारा से राष्ट्रपति का चुनाव करा करके राष्ट्रपति के पद को भरना अनिवार्य है। आगे देखें, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में मान लीजिए कि किसी कारण से राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो इन दोनों ही लोगों की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति के पद को संभालेगा? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI जो है वो राष्ट्रपति के पद को संभालेंगे। आगे देखते हैं। अब राष्ट्रपति का वेतन क्या है? तो राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए प्रति माह है। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति को वेतन और भत्ते संचित निधि से दिए जाते हैं। राष्ट्रपति का वेतन आयकर मुक्त होता है, यानी कि राष्ट्रपति जो है उन्हें आयकर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे कि राष्ट्रपति के वेतन और भत्तों का निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलेगा, उन्हें कौन कौन से भत्ते मिलेंगे, इसका निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान उनके वेतन और भत्ते में कोई कटौती नहीं हो सकती। इसका वर्णन अनुच्छेद 59 में किया गया है। आगे देखते हैं। अब इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली। अब हम देखेंगे कि राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं। सबसे पहला कि राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। दूसरा कि राष्ट्रपति को नियुक्तियों संबंधी शक्तियाँ भी प्राप्त होती हैं। अब नियुक्तियों संबंधी शक्तियाँ क्या हैं? तो ये देखिए, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI की नियुक्ति करते हैं और भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं। नियुक्ति मतलब इतने लोग तो मेन हैं, करते तो नियुक्ति में बहुत लोगों की है, लेकिन ये मेन लोग हैं। आगे देखते हैं। अब हम लोगों ने नियुक्तियों संबंधी उनकी शक्तियाँ पढ़ ली। अब हम राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कि राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होता है। यहाँ पर ये बात पता होनी चाहिए कि जो भारत की संसद है वो 3 कंपोनेंट से मिलकर बनी है। पहले राष्ट्रपति, दूसरी राज्यसभा और तीसरी है लोकसभा। ये 3 जो है ये मेन कंपोनेंट है हमारी। मेन क्या, यही 3 कंपोनेंट से मिलकर के संसद बनी है, जिसमें जो राज्यसभा है ये स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता, और दूसरा है लोकसभा, ये अस्थायी सदन है, इसे भंग किया जा सकता है। तो अगला पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है संसद के सत्र को आहूत करने, सत्रावसान करने और लोकसभा को भंग करने संबंधी शक्तियाँ भी राष्ट्रपति को ही प्राप्त हैं। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को बुला सकता है। इसका वर्णन अनुच्छेद 108 में किया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा है संयुक्त बैठक। यहाँ पर ये जो राष्ट्रपति हैं ये दोनों ही सदनों के यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ही जो संयुक्त अधिवेशन है उसको बुला तो सकते हैं, लेकिन उसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति नहीं करते, उसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर करते हैं। आगे देखें। राष्ट्रपति को लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्तियाँ भी प्राप्त होती हैं।
इसका वर्णन अनुच्छेद 80(3) के अंतर्गत किया गया है। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 12। अगर पूछे कि लोकसभा में कितने किए जाते हैं, तो आप बोलेंगे 2। लेकिन अगर आपसे सीधे सीधे बोल दे कि राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो आप इन दोनों को ही ऐड कर देंगे, यानी तब आपका आंसर हो जाएगा 14। आगे देखें, राष्ट्रपति को सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, यानी कि वायुसेना, नौसेना और थल सेना, इन तीनों का ही कमांडर राष्ट्रपति होता है। आगे है कि राष्ट्रपति को किसी अपराधी को क्षमादान देने की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। इसका वर्णन है अनुच्छेद 72 के अंतर्गत। अब यहाँ पर क्षमादान से क्या मतलब है? ये नहीं कि बिल्कुल माफ़ कर देते हैं, ऐसे नहीं। मान लीजिए किसी अपराधी को अगर फांसी की सज़ा मिली है, तो वो और अपनी दया याचिका वो राष्ट्रपति को भेजता है, तो राष्ट्रपति अगर उचित समझें तो उसकी फांसी की सज़ा को कम करके वो उम्र कैद में बदल सकते हैं। तो इस तरीके से क्षमादान मिलता है। आगे देखें, अब हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले इन शक्तियों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो इनका वर्णन भाग 18 में किया गया है। राष्ट्रपति को कितनी आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त हैं? तो राष्ट्रपति को 3 आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त हैं। इनका वर्णन किस किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 352, 356 और 360 में इनका वर्णन किया गया है। सबसे पहले आता है अनुच्छेद 352। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन किया गया है। अब सवाल उठता है, राष्ट्रीय आपातकाल है क्या? तो राष्ट्रीय आपातकाल तब लगता है जब कोई बाह्य आक्रमण होता है देश पर, या देश के अंदर ही अंतर्द्वंद की स्थिति बन जाती है, आंतरिक युद्ध छिड़ने की स्थिति बन जाती है, तब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। अभी तक इंडिया में ऐसे 3 बार लग चुका है। एक बार जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ, दूसरा जब इंडिया चाइना का युद्ध हुआ, और एक बार आंतरिक अशांति के कारण ये लगाया गया था। अगला आर्टिकल है हमारा अनुच्छेद 356। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, यानी कि जब किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, तब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और वैसे तो ये इंडिया में कई बार लगाया जा चुका है, अकेले यूपी में ही इसे 10 बार लगाया जा चुका है। अगला आर्टिकल है 360। इसका अंतर्गत वित्तीय आपातकाल का वर्णन किया गया है। अब सवाल है कि वित्तीय आपातकाल लगाया कब जाता है? तो वित्तीय आपातकाल जब देश के अर्थव्यवस्था में किसी तरीके की गड़बड़ी आ जाती है या वो ठप हो जाती है, तब वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। खुशी की बात यह है कि इंडिया में अभी तक इसे एक बार भी नहीं लगाया गया है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। हम अपनी अगली वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड MCQs को लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।